जो टॉपिक है हमारा पेनक्रिएटिक फंक्शन टेस्ट। पेनक्रिएटिक फंक्शन टेस्ट मतलब पेनक्रियाज से रिलेटेड है, हम जानते हैं। और पेनक्रियाज जो होता है हमारा मिक्स ग्लैंड है, एक्सो और इंडो दोनों ग्लैंड्स होते हैं ना। तो पेनक्रिएटिक फंक्शन टेस्ट में क्या क्या आता है? सीरम एमाइलेज और सीरम लाइपेज। सीरम एमाइलेज आप लोग को अगर पता हो तो सीरम एमाइलेज सलाइवरी ग्लैंड से भी रिलीज़ होता है ना, सलाइवा के साथ, और पेनक्रियाज से भी होता है। तो पेनक्रिएटिक फंक्शन टेस्ट में सीरम एमाइलेज और सीरम लाइपेज ये दो आता है पेनक्रिएटिक फंक्शन टेस्ट में। अगर हम दोनों एंजाइम की एक्टिविटी जो है जो इंक्रीज हो जाता है वो एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस मतलब क्या? अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो इंटेस्टाइन में या पेनक्रिएटिक डक्ट में, अगर ऑब्स्ट्रक्शन है किसी भी प्रकार का इंटेस्टाइन और पेनक्रियाज के अंदर, तो भी क्या होगा? ये दोनों के दोनों जो एंजाइम्स है ये इंक्रीज हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस। नेक्स्ट है सीरम एमाइलेज। सीरम एमाइलेज जिसका जो नॉर्मल रेंज है सीरम एमाइलेज का 80 to 180 सोमोगी यूनिट पर डीएल। इसका यूनिट ऐसा है भाई, आप लोग ज़रा देख लेना, है ना, एस्मोगी यूनिट पर डीएल। सीरम एमाइलेज कब इंक्रीज होता है? तो वही है कि जब अगर इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन हो या पेनक्रियाज में ऑब्स्ट्रक्शन हो तो सीरम एमाइलेज का एलिवेशन होता है। अगर हम प्रिंसिपल की बात करें कैसे ये टेस्ट डन होगा, जैसे हम जानते हैं कि एमाइलेज है, एमाइलेज किस पे काम करता है? स्टार्च पे काम करता है, और स्टार्च जो है हाइड्रोलाइज हो जाता है डेक्स्ट्रीन और माल्टोज के अंदर, ठीक है। मतलब एमाइलेज किस पे काम किया? स्टार्च पे। स्टार्च किस में हाइड्रोलाइज हो गया? तो डेक्स्ट्रीन और माल्टेज में। अगर हम बात करें स्टार्च जो है फिर फॉर्म क्या करेगा? ब्लू कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनाता है। किसके साथ बनाएगा? आयोडीन के साथ। स्टार्च जो है ब्लू कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनाता है जब हम आयोडीन डालते हैं, आयोडीन के साथ। एज अ डिक्रीज द कलर मेजर्ड द 670 नैनोमीटर। इसमें क्या कह रहा है कि जितना स्टार्च टूटेगा, जितना एंजाइम होगा उतना स्टार्च टूटेगा, जितना एमाइलेज होगा उतना ही स्टार्च टूटेगा। तो क्या होगा कि ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स जो है डिक्रीज होगा। ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स क्या होगा? डिक्रीज होगा, है ना। तो ये एक छोटा सा था कि सीरम एमाइलेज और लाइपेज के बारे में। आप इसका नॉर्मल रेंज याद रख लीजिएगा 80 to 180 सोमोगी यूनिट पर डीएल, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट है बोन पैरामीटर। तो बोन पैरामीटर्स में दो चीज़ आता है, एक होता है सीरम कैल्शियम और दूसरा होता है सीरम फॉस्फेट, जो कि इनऑर्गेनिक्स है। तो कैल्शियम और फॉस्फेट, अगर हम सीरम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम का जो नॉर्मल रेंज होता है 9 to 11 mg पर डीएल। हम कैल्शियम की बात कर रहे हैं, ना कि विटामिन डी की बात कर रहे हैं ना। तो कैल्शियम 9 से 11 mg पर डीएल होता है। अगर कैल्शियम बढ़ जाए तो कब बढ़ेगा? कैल्शियम इंक्रीज कब होगा? तो हाइपरथायरॉयडिज्म। अगर थायरॉयडिज्म हाइपर कंडीशन में है, ठीक है, तो कैल्शियम बढ़ जाएगा। कैल्शियम डाउन कब होगा? तो हाइपोथायरॉयडिज्म में। ये दोनों पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से, कि कैल्शियम इंक्रीज कब होगा? हाइपरथायरॉयडिज्म। कैल्शियम डिक्रीज कब होगा? तो हाइपोथायरॉयडिज्म। और इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो कितना होगा? 9 to 11 mg पर डीएल। इसके लिए जो डिटेक्शन करते हैं हम वो है ओ क्रीसोलैप्थिन कॉम्प्लेक्सोन मेथड, है ना। क्रीजोलैप्थिन कॉम्प्लेक्सोन मेथड। कैल्शियम को जब सीपीसी, मतलब सीपीसी हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में बताया कि क्रीजोल थैलेसिन कॉम्प्लेक्सोन मेथड, जब हम डालेंगे तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है 660 नैनोमीटर पे। तो ये सीरम कैल्शियम का नॉर्मल रेंज याद रखना है, कब बढ़ेगा कब घटेगा। नेक्स्ट है सीरम फॉस्फोरस।
सीरम फॉस्फोरस का नॉर्मल रेंज होता है 3.4 टू 4.5 mg पर DL, मतलब 3.5 से 4.5 कह सकते हैं। तो नॉर्मल रेंज इसका 3.4 टू 4.5, मतलब 5.5 के 4.5 के अप्रॉक्स। ये इंक्रीज होता है हाइपर पैराथायरिडिज्म में और डिक्रीज होगा, नहीं, इंक्रीज होगा हाइपोपैराथायरिडिज्म और डिक्रीज होगा हाइपर पैराथायरिडिज्म के कंडीशन में। और एक और कंडीशन होता है रीनल कोई कंडीशन है या रिकेट्स है, ठीक है, बोन रिलेटेड कोई डिजीज़ है, रिकेट्स या जो है बोन रिलेटेड डिजीज़ है, तो इस कंडीशन में भी क्या होता है, सीरम फॉस्फोरस डिक्रीज़ हो जाता है। अगर हम सीरम की बात करें, है ना, तो आपने सीरम लिया, उसमें क्या करो आप, TCA डालो, ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड, कॉम्प्लेक्स लिया, सीरम लिया, उसमें ट्राईक्लोरिक एसिटिक एसिड डाला, जिससे क्या होगा कि प्रोटीन फ्री फिल्ट्रेट हमें मिल जाएगा, हमें इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिल गया। उस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को क्या करेंगे, मोलिबेडिक एसिड रिएजेंट के साथ हम रिएक्ट करवाएंगे, तो फॉस्फोमोलिबेंडेट कंपाउंड बनेगा, फॉस्फोमोलिबेंडेट कंपाउंड। और वो फॉस्फोमोलिबेंडेट कंपाउंड जो है रिड्यूस्ड हो जाएगा मोलिबेंडम ब्लू के अंदर, और जो कंपाउंड बनेगा 1 एमिनो 2 नेफ्थॉल 4 सल्फोनिक एसिड, 1 एमिनो 2 नेफ्थॉल 4 सल्फोनिक एसिड। तो इसे हम शॉर्टकट में बोलेंगे ANSA। ए का मतलब एमिनो, N का मतलब नेफ्थॉल, S का मतलब सल्फोनिक और A का मतलब क्या होगा, एसिड। तो सीरम फॉस्फोरस का जो लास्ट कंपाउंड है वो हमें बनेगा 1 एमिनो 2 नेफ्थॉल 4 सल्फोनिक एसिड, जिसका एब्जॉर्बेंस होगा 689 नैनोमीटर। तो हमने बोन पैरामीटर में दो ही चीज़ें पढ़ने हैं, एक है कैल्शियम और दूसरा है फॉस्फोरस। अब यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक है जो यहीं पे हम लोग देख लेते हैं, क्लियर करते हैं। कुछ ऐसे रिएक्शन ऑफ नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंस, मतलब नाइट्रोजनस तो है, सब्सटेंस तो है, लेकिन वो प्रोटीन नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो नाइट्रोजनस कंपाउंड होता है वो प्रोटीन होता है। लेकिन जो नाइट्रोजनस सब्सटेंस तो है लेकिन प्रोटीन नहीं है, है ना, उसका रिएक्शन देखेंगे। जैसे आपका है सोडियम हाइपोब्रोमाइड टेस्ट और स्पेसिफिक यूरेज टेस्ट, ये दोनों करते हैं यूरिया के लिए, क्योंकि ये नाइट्रोजनस सब्सटेंस तो है लेकिन क्या है, ये प्रोटीन नहीं है। तो सोडियम हाइपोब्रोमाइड टेस्ट और सोडियम यूरेज टेस्ट किसके लिए करेंगे, यूरिया के लिए। नेक्स्ट है यूरिक एसिड। ये यूरिक एसिड नाइट्रोजनस सब्सटेंस तो है लेकिन प्रोटीन नहीं है, नॉन प्रोटीनस पार्ट है। तो यूरिक एसिड के लिए करते हैं बेंडिक्ट यूरिक टेस्ट। यूरिक एसिड के लिए कौन सा टेस्ट करेंगे, बेंडिक्ट यूरिक टेस्ट। और एक और है मोरेक्सिड टेस्ट, यूरिक एसिड के लिए करते हैं। और क्रिएटिनिन जो है ये भी नाइट्रोजनस कंपाउंड है लेकिन क्या है, नॉन प्रोटीनियस पार्ट है, तो ये भी क्या, इसके लिए क्या, कौन सा टेस्ट करेंगे, जेप्स। कुछ यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं इस पॉइंट से कि यूरिन का एब्नॉर्मल जो उसके अंदर होता है, यूरिन के अंदर, और उसके रिलेटेड जो डिसऑर्डर होता है, जैसे एल्बुमिन। अगर मान लीजिए एल्बुमिन में यूरिन का मात्रा आ रहा है, डैट मीन्स क्या है, किडनी डैमेज है, ग्लोमोनेफ्राइटिस का कंडीशन है। अगर हीमोग्लोबिन आता है तो हम ये समझ सकते हैं कि वो किडनी डैमेज है या यूरिनरी ट्रैक्ट डैमेज है, तभी तो यूरिन के अंदर क्या हो रहा है, हीमोग्लोबिन आ रहा है। अगर ग्लूकोज आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि डायबिटीज़ मेलिटस है या रीनल ग्लूकोसूरिया है ना, डायबिटीज़ मेलाइटस और ग्लूकोसूरिया है। अगर कीटोन बॉडी है तो डायबिटीज़ मेलिटस के केस में भी क्या होता है, कीटोन बॉडी आता है। या तो स्टार्वेशन है, पर्सन क्या है, लंबे समय से भूखे है, फास्ट पे है, वो हो सकता है कुछ खाया पिया ना हो, तो जिसके वजह से भी यूरिन में क्या होता है, कीटोन का फॉर्मेशन आ जाता है। अगर हम बाइल सॉल्ट की बात करें तो हम जानते हैं कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो तो बाइल सॉल्ट आएगा। अगर बाइल पिगमेंट आ रहा है तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है या हेपेटिक जॉन्डिस है। जैसे बाइल साल्ट का ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, बाइल पिगमेंट आ रहा है तो हो सकता है कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो या तो हेपेटिक जॉन्डिस हो। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे।
जो हमने बताया इसे याद करने का बस एक तरीका है, बार बार लिखिए और बार बार प्रैक्टिस करिए।